as well as there is a spatial variability also, means amount of rainfall as well as a spatial variability. Like in Kutch, in Rajasthan, like in Jaisalmer, we receive very less amount of rainfall. And why I am talking, because in the last class I have told you that there are various factors affecting crop production. And what are those factors? The first factor I have told before also, that it is climatic factor, मीन्स क्लाइमेट जो है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि डिसाइड करता है कि कौन सा क्रॉप कहाँ पर हम उगाएंगे। जैसे कहीं का लो टेम्परेचर है, कहीं का हाई टेम्परेचर है, कहीं का ये आपको पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, एक रफ आइडिया दिया था कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट। बेसिकली क्लाइमेट का बहुत क्लासिफिकेशन है, आप लोग अगर ईजी लेवल में पढ़े होंगे तो बहुत सारा क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट का, लेकिन मैं उतना डिटेल्स में नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रिलेटिवली टेम्परेचर ज़्यादा होता है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट से, और अगेन टेम्परेट क्लाइमेट में टेम्परेचर अगेन कम होता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। टेम्परेचर के अलावा सनशाइन चाहिए, सनशाइन चाहिए कहने का मतलब, और जो सनशाइन का जो अमाउंट है वो वेरिएबिलिटी जो होता है वो बिकॉज ऑफ लैटिट्यूड होता है। मतलब ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा हम सोलर रेडिएशन रिसीव होता है, सब ट्रॉपिकल में उससे कम सोलर रेडिएशन रिसीव होता है, और टेम्परेट रीजन में उससे भी कम सोलर रेडिएशन रिसीव होता है। कहने का मतलब जैसे हम 0 to 90 डिग्री जाते हैं तो अमाउंट ऑफ सनशाइन, अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन वेरीज। तो उस वेरिएबिलिटी के चलते क्रॉप्स के फ्लोरा पर, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी पौधा हो या वो, उसको सोलर रेडिएशन चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। प्रकाश संश्लेषण तभी होगा जब सोलर रेडिएशन एक निश्चित अमाउंट में उस पौधे को मिलेगा। इसीलिए ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा फ्लोराज रहते, फ्लोरा फौना पाए जाते हैं, क्योंकि उस रीजन में सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशन रिसीव होता है, और सोलर रेडिएशन रिसीव होने के चलते मैक्सिमम वेजिटेशन ग्रोथ होता है। ओके, वेजिटेशन जब ग्रोथ होगा, आपको एक छोटा सा मैं फूड चेन के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे ज़्यादा वेजिटेशन होगा तो उस पर डिपेंडेंट जो होते हैं, जैसे हर्बीवोर्स, हर्ब्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? सोलर रेडिएशन के चलते, या और भी मतलब उसके लिए मॉइस्चर वगैरह तमाम चीज़ चाहिए, लेकिन उस पर हर्बीवोर्स मतलब हर्ब्स को जो खाते हैं, जैसे हिरन हर्ब्स को खाते हैं, और जब हिरन आएगा वहाँ पर तो शेर भी आ जाएगा, क्योंकि हिरन को शेर खाता है। तो इस तरह से एक साइकिल चलता है जिसको कि हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो एक प्रोड्यूस करता है, एक कंज्यूम करता है, और जब एनिमल मर जाते हैं तो उसको डिकम्पोज करने के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस बहुत सारे एक्टिव हो जाते हैं। आप सॉइल में ही देखिए या कुछ देखिए कि जैसे ही वो सॉइल में पड़ा कोई भी चीज़ जैसे डेड मटेरियल रहता है, उस पर बैक्टीरिया वायरस तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, उसको डिकम्पोज करने में लग जाते हैं। जैसे FIM, फार्म यार्ड मैन्योर या ऑर्गेनिक मैन्योर कैसे डिकम्पोज होता है? क्योंकि वो प्लांट का रेसिड्यू भी एक डेड मटेरियल है, तो उस पर तुरंत एक्टिव हो जाते हैं बैक्टीरिया वायरस, क्योंकि सॉइल में बहुत सारे पैथोजन, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस, बहुत सारे ये होते हैं जो कि तुरंत उस पर फीडिंग शुरू कर देते हैं, मतलब उसको अपना खाना बनाना उससे अपना खाना लेना शुरू कर देते हैं। तो एक साइकिल है। कहने का मतलब एवरीथिंग इज साइक्लिक वे। कहीं भी जब तक फ्लोरा नहीं होगा, कहने का मतलब गुड अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट या वेजिटेशन नहीं होगा, तो वहाँ पर फौना भी अच्छा नहीं होगा, मतलब एनिमल लाइफ भी पुअर होगा। अच्छा, अब यहाँ पर अब आप पूछेंगे कि फ्लोरा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो वही मैं डिस्कस कर रहा था कि रेनफॉल, सॉइल मॉइस्चर सबसे प्री रिक्विजिट है, क्योंकि आप सॉइल मॉइस्चर या रेनफॉल के बिना जब तक सॉइल में मॉइस्चर नहीं होगा तब तक कोई भी फौना उस पर फ्लोरा ग्रो नहीं कर पाएगा। हम लोग बेसिकली चूँकि एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमारा बेसिक जो रिक्वायरमेंट है कि हमको पहले वहाँ पर मॉइस्चर अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराना है, या आर्टिफिशियली करें या नेचुरली हो। नेचुरली मतलब रेनफॉल के द्वारा। तो आर्टिफिशियली जहाँ होता है मॉइस्चर हम प्रोवाइड कराते हैं, वो हम लोग उसको इरिगेटेड एग्रीकल्चर कहते हैं।
और जहाँ पर टोटली डिपेंडेंट ऑन रेन है कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर का और भी एक्टिविटीज़, जैसे बहुत सारे एरिया में आप देखते होंगे सिप रीयरिंग करते हैं, बहुत सारे एरियाज में गोट रीयरिंग करते हैं, बहुत सारे एरिया में इस तरह का भी बहुत सारा प्रैक्टिसेस है जो कि वहाँ पर बहुत कम फीड का रिक्वायरमेंट होता है, जहाँ बहुत ड्राई एरिया है, बहुत बारिश बहुत कम होता है, तो अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह का, तो सिप रीयरिंग, गोट फार्मिंग, ये सब भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। से थर्ड ऑप्शन क्या होता है, तो पहला क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फसल का उत्पादन, जैसे धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब फसल का उत्पादन, या दलहनी फसलें जिसमें कि खरीफ दलहनी फसल या रबी मतलब रबी दलहनी फसल, खरीफ में भी दलहन ग्रो किया जाता है, मतलब दलहनी फसल, जैसे आपका मूंग है, उर्द है, ये सब खरीफ सीजन में भी ग्रो करते हैं। फिर आपका रबी सीजन में आपका मसूर है, ये सब मसूर है। फिर आपका पिजन पी तो भी खरीफ में, खरीफ पल्सी है, मतलब पिजन पी थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होता है, साल भर तक का लग जाता है, तो और आजकल शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज भी आ गए हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब कि मॉइस्चर इज प्री रिक्विजिट, इसलिए रेनफेड एग्रीकल्चर में हम सबसे पहले रेनफॉल, किसी भी लोकेलिटी में हम क्रॉप ग्रो करने जाते हैं तो पहले हम रेनफॉल के एक्टिविटी, रेनफॉल को हम के पैटर्न को समझते हैं कि किस सीजन में किस टाइम में यहाँ रेनफॉल रिसीव होगा, समझे? यस सर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, अभी जो बताए। नो सर। सर हाँ बोलिए। अब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि अब जब रेनफॉल है, जैसे साउथ वेस्ट मॉनसून या नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, तो ये क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है। नेचुरल फिनोमिना मतलब समझते हैं? यस सर। प्रकृति जनित है, समझ रहे हैं? प्रकृति जनित है, मतलब ये जो है जैसे एक जो सीजनल एक्टिविटी है, जैसे हर एक साल मॉनसून आता है, हर एक साल जून जुलाई में बारिश का मौसम शुरू होता है, लेकिन इधर कुछ हाल के वर्षों में देखा जा रहा है कि ये जो सीजनल फिनोमेना है इसमें डेविएशन आ रहा है बहुत ज़्यादा। कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कभी बहुत कम बारिश हो रही है, कभी एकदम नहीं हो रही है। तो पहले क्या था कि एक डिफरेंट पैटर्न था, अब जो पर्यावरण में जो या जो ग्रीन हाउस गैसेस के चलते ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, क्योंकि ये एक्टिविटी जो है पूरे अर्थ पर, तो जो ग्लोबल एयर सर्कुलेशन है, ग्लोबल एयर सर्कुलेशन है, एयर सर्कुलेशन सिर्फ ट्रोपोस्फियर में ही नहीं होता है, ऊपर भी वाले जेट स्ट्रीम्स होते हैं जो कि स्ट्रेटोस्फियर में चलते हैं। तो एक ग्लोबल जो एयर सर्कुलेशन है उसके वजह से रेनफॉल होता है, तो उसमें डेविएशंस आ रहा है। कहने का मतलब इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? कि जो वेरिएशन आता है, जो डेविएशंस आ रहे हैं। अब बताइए, अभी रोशन राज अभी ज्वाइन कर रहे हैं। रोशन राज जी अभी आप ज्वाइन कर रहे हैं, काफी लेट। रोशन राज जी। यस सर, बाहर चले गए तो कुछ काम थी सर, तो पता नहीं चला टाइम, सॉरी सर। आज तक आप लोगों का टाइम ही नहीं पता है। आप लोग से डिस्कशन होगी, नेक्स्ट टाइम से टाइम से ज्वाइन किया कीजिए। नेक्स्ट है तो एक इसमें मैं कह रहा था कि ड्राउट, अब जो रेनफॉल है पैटर्न जो है, रेनफॉल जो पैटर्न में डेविएशन आने के चलते क्या होता है, ड्राउट। कोई सा बता सकता है कि ड्राउट का मतलब क्या होता है? सूखा। हाँ, सूखा, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। अब सूखा की स्थिति क्या कहेंगे, कैसे, किस कंडीशन को हम लोग सूखा कहेंगे? सर फॉल ऑफ रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से अगर सर बारिश कम होती है तो जैसे। और कोई? सॉइल में नमी कम हो जाती है, इस कारण से सूखा पड़ जाता है, दरारें आ जाती है जमीनों में। नहीं, अच्छा है, कम से कम आपको कुछ तो आइडिया है। बहुत ही अच्छा आप एक जवाब दिए कि जैसे एग्रीकल्चर ड्राउट जो होता है, अभी कौन लड़के बता रहे थे कि सॉइल में नमी का कमी हो जाता है? क्या नाम है आपका? पानी का लेवल नीचे भाग जाता है बहुत है, यही से ड्राउट एरिया कहलाता है।
आलोक जी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जैसे क्या होता है कि जैसे ड्राउट बहुत प्रोलॉन्ग कर जाता है, समझ रहे हैं आलोक जी? हेलो, यस सर सुन रहा हूँ। जैसे पानी, जैसे तो ड्राउट अगर बहुत प्रोलॉन्ग कर जाता है तो उसमें क्या जी। होता है कि जो जो सरफेस वाटर बॉडीज हैं तो उसमें पानी एकदम बिल्कुल खत्म हो जाता है सरफेस की बात। और ग्राउंड वाटर भी जो है, क्योंकि अगर साल 2 साल 3 साल तक लगातार ड्राउट ही आते चला गया तो ग्राउंड वाटर पर भी इम्पैक्ट आ जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो सरफेस वाटर बॉडीज है उसी से आपका ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है। तो ड्राउट का जो हम लोग अलग अलग क्लासिफिकेशन किए हैं, जैसे एग्रीकल्चर ड्राउट अभी एक स्टूडेंट बता रहे थे कि हम लोग एग्रीकल्चर ड्राउट उसको कहते हैं जबकि सॉइल के सरफेस में, सॉइल सरफेस में या जहाँ रूट जोन में आपका नमी कम, सॉइल का मॉइस्चर में नमी कमी हो जाता है, तो उसको हम लोग एग्रीकल्चर ड्राउट कहते हैं। तो ड्राउट का भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जैसे सीजनल ड्राउट है। फिर ड्राउट क्या आता है? तो ड्राउट क्या है कि ड्राउट इज एन ओकेजन व्हेन द रेनफॉल फॉर ए वीक, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए हो रही है आलोक जी की ये जो क्लास है ना, ये अब चूंकि एग्रीकल्चर के आप लोग नहीं है, बहुत सारा इसमें चीज को समझना होता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा हिंट आपको दे रहा हूँ। ये जैसे हम लोग 365 डेज होता है उसको हम लोग 52 स्टैंडर्ड वीक में बांटा हुआ है। क्या किए हैं? 52 स्टैंडर्ड वीक में डिवाइड किए हैं। तो वीकली जो रेनफॉल, वीकली जो आपका रेनफॉल जो है वो हाफ ऑफ द नॉर्मल और लेस, मतलब हाफ हो जाता है नॉर्मल मतलब एवरेज वैल्यू से। और खास करके ये तब जैसे हमारे यहाँ जून से लेकर के सितंबर के लास्ट वीक तक बारिश का मौसम होता है। और अगर उस वीक में हर एक का हमारे पास 50 साल का 60 साल का एवरेज वैल्यू हमारे पास है वीकली रेनफॉल का, समझ रहे हैं? जी सर। नहीं समझे? जैसे जून से लेकर के सितंबर तक वीकली रेनफॉल का हमारे पास एवरेज वैल्यू आ गया 50 सालों का। अब उस वैल्यू से जो वीकली रेनफॉल हो रहा है उस वैल्यू से अगर 50% हमारा कम रेनफॉल होता है उस वीक में, और ये अगर कम से कम कॉन्सेक्यूटिव 4 वीक्स तक ऐसा चलता रहता है, 4 वीक्स तक, ठीक है, तो उसको हम लोग एग्रीकल्चरल ड्राउट कहते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर, राजस्थान में जिस टाइप का ड्राउट है उसे हम क्या बोलते हैं, किस टाइप का ड्राउट बोलते हैं? हाँ अभी बताते हैं बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे उसको देखिए, एक उसको हम लोग क्रोनिकली ड्राउट अफेक्टेड एरियाज कहते हैं, एक ड्राउट एरियाज होते हैं। अभी मैं आपको दूंगा, अभी उसका नोट्स भी मैं दे रहा हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास में आप लोग मांग रहे थे कि सर कैसे, मतलब कौन कौन सा एरिया है ड्राउट एरियाज है। और बहुत ही अच्छा सवाल आपने कहा कि जो राजस्थान के एरिया को हम लोग कैसे ड्राउट कहते हैं, उसको हम लोग क्रोनिकली ड्राउट एरिया अफेक्टेड एरियाज कहते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ रेनफॉल एक्टिविटी जो है ना, ठीक है, यस सर, वो 50 आप मैंने 100-200 साल का भी एवरेज अगर आप ले लीजिए, जब से हम लोग रिकॉर्ड करना शुरू किए डाटा, तो वहाँ सीजनल मतलब रेनफॉल ही डिफिशिएंट है, ठीक है। यस सर। मतलब वहाँ जैसे क्या होता है, एक मैं यहाँ पर टर्म आपको बताना चाहूंगा, इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, ठीक है। क्या है? पोटेंशियल, नोट कर लीजिए, PET उसको बोलते हैं, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, ओके। तो अब कोई बता सकते हैं PET, कोई सुना है नाम इसका? नो सर। हाँ, कोई बात नहीं। पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन का मतलब है कि कोई भी एरिया का, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी एरिया का एक मॉइस्चर का सीजनल डिमांड होता है, वाटर का सीजनल डिमांड होता है विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉप।
कहने का मतलब अगर आप क्रॉप सालों भर ग्रो करेंगे तो आपको लगभग उतना मिलीमीटर वाटर चाहिए, रेनफॉल चाहिए। जैसे आप नोट कर लीजिए, हमारे वाराणसी का जो पीईटी है 1500 मिलीमीटर है। नोट कर लीजिए कितना है, 1500 मिलीमीटर। हाँ नोट कर लीजिए पीईटी। कहने का मतलब अगर हम बनारस में सालों भर क्रॉप ग्रो करें तो हमको लगभग 1500 मिलीमीटर का वाटर का रेनफॉल का रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन हमारे यहाँ रेनफॉल कितना होता है ऑन एन एवरेज 1100 मिलीमीटर। नोट कर लीजिए जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है। निहाल दुबे जी अभी ज्वाइन कर रहे हैं। निहाल दुबे जी अभी आप ज्वाइन कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? निहाल दुबे जी तो कहने का मतलब है कि जो हम अभी क्या बता रहे थे, एनुअल प्रेसिपिटेशन। हाँ एनुअल प्रेसिपिटेशन। हमारे यहाँ इसका एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना है हमारे बनारस का 1100 मिलीमीटर। लेकिन पिछले 10 साल से हमारे यहाँ जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो 800 से 900 मिलीमीटर बारिश होती है। समझ रहे हैं कितना होती है? 800 से 10 800 to 900। हाँ 800 to 900 के बीच फ्लक्चुएट कर रहा है। कहने का मतलब अब हमारा यहाँ डेफिशिएंसी हो गया, 200 मिलीमीटर रेनफॉल का डेफिशिएंसी हो गया। 2 या 3 साल पहले एक बार बारिश हुई थी तो उस साल ही शायद इधर पहुंचा है 1100 मिलीमीटर। अदरवाइज हमारे अब हम लोग जो एवरेज हमारा 1100 मिलीमीटर का रेनफॉल था उससे 200 मिलीमीटर हम लोग कम हमारे यहाँ। ये जो आपको कह रहे थे कि सीजनल जो क्लाइमेट चेंज की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारा 200 मिलीमीटर रेनफॉल का हमारा डेफिशिएंसी आ गया। तो कहने का मतलब जैसलमेर और कच्छ जो इलाके, जो सब इलाके हैं, तो वहां पर क्या है कि क्रोनिकली डिफिशिएंट है, वहां रेनफॉल होता ही नहीं। समझ रहे कि नहीं? वहां रेनफॉल एक्टिविटी इतना नहीं होता है कि वो क्रॉप को ग्रो करने के लिए सफिशिएंट हो। अगर क्रॉप वहां ग्रो भी करते हैं तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, जैसे ज्वार बाजरा है, समझ रहे हैं? जैसे ज्वार बाजरा ये सब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, 80 दिन का क्रॉप है, 90 दिन का क्रॉप है, तो उसमें एक क्रॉप वो लोग ले लेते हैं, तो उनका कुछ फॉडर का रिक्वायरमेंट और कुछ मोटे अनाज मिल जाते हैं। इवन साउथ इंडिया में भी आपका मोटा अनाज का ज़्यादा उत्पादन होता है। जैसे हमारा इंडो गैंगेटिक जो प्लेन है, जो आपका पंजाब हरियाणा से लेकर के आपका ईस्टर्न यूपी, इस वाला इंडो गैंगेटिक प्लेन है, यहाँ पर राइस स्वीट कॉमन है। लेकिन वही साउदर्न इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पर रेनफॉल एक्टिविटी रिलेटिवली इधर की अपेक्षा वहाँ पर पीछे जाइए कि कम हो रहे हैं। Again one call is coming, so let me take one call, emergency call, because examination, regarding examination.